हेलो गाइस, चलिए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। आपका इकोनॉमिक्स, जिसे हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो ECONOMICS आपका इकोनॉमिक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जो है OIKS, ऑकस, प्लस निमैनिन। ठीक है, इसको बोलते हैं निमैनिन, NEMENIEN, निमैनिन। ठीक है, जिस जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ है गृहस्थी प्रबंधन। गृहस्थी प्रबंधन, गृहस्थी प्रबंधन से आप लोग समझ गए होंगे, जैसे एक मुखिया घर के सारे कार्यों का प्रबंध करता है, उसी तरह इकोनॉमिक्स में एक प्रबंधक किसी कंपनी, फर्म एवं संस्थाओं के सारी जरूरत की चीज़ों का जो है प्रबंधन करता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। ये आपका जो है किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन। ठीक है, धन, और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान। तो धन का विज्ञान। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को हम धन का विज्ञान भी कहते हैं, और इसे कहा किसने था? एडम स्मिथ ने ये बात कही थी। ठीक है, और अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक भी आपके एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को ही माना जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है आपके। और इन्होंने, मतलब एडम स्मिथ ने सन 1776 ईस्वी में, ठीक है, 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, अपनी एक पुस्तक लिखी, अपनी एक पुस्तक लिखी, एक पुस्तक लिखी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था एन इंक्वायरी, NENQUIRY, इंक्वायरी into the nature, inquiry into the nature, NATU, into the nature and cases of wealth and cases, ठीक है, CAUSES, cases of wealth, wealth of nation, of nation, NATION। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी थी 1776 ईस्वी में। ठीक है, अर्थशास्त्र का ये पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या बोला? अर्थशास्त्र को इसी पुस्तक में कहा। ठीक है, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान, धन का विज्ञान कहा। ठीक है, किसने कहा? एडम स्मिथ ने। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ एवं उसकी कुछ मूलभूत परिभाषाएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डाल लीजिए अर्थशास्त्र का अर्थ। व्यवसायिक, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ। ठीक है, चलिए व्यवसायिक अर्थशास्त्र, इसमें दो शब्द आते हैं, पहला तो व्यवसाय, दूसरा अर्थशास्त्र। ठीक है, तो व्यवसाय से हमारा तात्पर्य, व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय से आशय, आशय उन सभी आर्थिक क्रियाओं से है, आर्थिक क्रियाओं से है, जो धन कमाने के उद्देश्य से, जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, की जाती हैं।
और उसके बाद आपका आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि अर्थशास्त्र का मतलब धन का विज्ञान, ठीक है। तो धन का विज्ञान से हमारा आशय उन सभी, इसमें हम लिख सकते हैं उन सभी नीति नियम, ठीक है, नीति नियम सिद्धांत ऑब्लिक अवधारणाएं अवधारणाएं, ठीक है, अवधारणाएं जो किसी न किसी आर्थिक क्रिया से संबंधित हैं, ठीक है, संबंधित हैं, वह हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। मतलब धन का विज्ञान जिसमें नीति नियम अर्थशास्त्र कहलाता है और आदि बातें सम्मिलित हों, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कुछ मूल परिभाषाएं जो कुछ राइटरों ने दी है, ठीक है, जिन्हें हम राइटर कहते हैं, लेखक कहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। जिसमें पहली परिभाषा हम देखेंगे प्रोफेसर हेंस के अनुसार, प्रोफेसर हेंस के अनुसार, ठीक है, प्रोफेसर हेंस के अनुसार। हेंस ने क्या कहा भाई? हेंस ने कहा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र, लिख लीजिए आप लोग सभी लोग, व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यवसाय के निर्णयों में प्रयुक्त होने वाला अर्थशास्त्र है, ठीक है। सबसे पहले हेंस ने क्या कहा कि हमारा जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वह व्यावसायिक निर्णयों में प्रयुक्त होने वाला अर्थशास्त्र है, ठीक है। दूसरी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दूसरी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए स्पेंसर एवं सीलिंगमैन, ठीक है। क्या? स्पेंसर एवं सीलिंगमैन के अनुसार, ठीक है। चलिए दूसरी परिभाषा आप लोग स्पेंसर और सीलिंगमैन के अनुसार। तो हमारे सीलिंगमैन भैया ने क्या कहा कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों एवं व्यवहारों का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण एकीकरण है जिसमें जिसमें व्यावसायिक निर्णयों को लेने में आसानी होती है, ठीक है। ये बात तो आपके स्पेंसर और सीलिंगमैन ने कही।
और एक परिभाषा और देख लेते हैं हम लोग जोएल और डीन के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार? जोएल एवं डीन के अनुसार, डीट, ठीक है, डीन के अनुसार। अब इन्होंने क्या कहा व्यवसायिक अर्थशास्त्र के बारे में? इन्होंने बताया कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह बताना है कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह बताना है कि व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में आर्थिक विश्लेषण का उपयोग, आर्थिक का मतलब धन, ठीक है, आर्थिक विश्लेषण का उपयोग कैसे हो सकता है, ठीक है, कैसे हो सकता है। तो क्या बात बोली जोएल एवं डीन ने? व्यवसायिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह बताना है कि व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में आर्थिक विश्लेषण मतलब धन के विश्लेषण का उपयोग कैसे हो सकता है, ठीक है। ये बात तो आपकी किसने कही? जोएल एवं डीन के अनुसार, या डीन ने कही, ठीक है। चलिए एक परिभाषा और देख लेते हैं हम लोग। ये परिभाषा छोटी परिभाषा है किसके? बेट्स के अनुसार, ठीक है, बेट्स, आप लोग लिख लीजिए बेट्स के अनुसार। तो बेट्स भाई ने क्या कहा? बेट्स भाई ने बताया कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र को फर्मों के आचरण, लिख लेते हैं, व्यवसायिक अर्थशास्त्र को फर्मों के आचरण का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अध्ययन माना जाता है, ठीक है, व्यवहारिक अध्ययन माना जाता है। आई थिंक इसे समझाने को जो है व्यवसायिक अर्थशास्त्र को फर्मों के आचरण का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अध्ययन माना जाता है। कहने मतलब व्यवसायिक अर्थशास्त्र को फर्में जो है आचरण मतलब फर्मों का जो आचरण होता है, उनका जो व्यवहार होता है, उनका सैद्धांतिक मतलब नीतियों और नियमों का, और व्यवहारिक मतलब हमारा उसके प्रति व्यवहार कैसा है, क्योंकि वहाँ पर लेबर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, ठीक है, तो व्यवहारिक अध्ययन माना जाता है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं, ठीक है। इसमें आप लोग पहली हेडिंग लिख लीजिए, पहली विशेषता लिख लीजिए, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यष्टि एवं समष्टि दोनों प्रकार के अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। अब ये व्यष्टि और समष्टि क्या चीज़ है, इसको अभी हम आगे समझेंगे। पहले हम विशेषताएं लिख लेते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि जहाँ पे आएगा व्यवसायिक अर्थशास्त्र के प्रकार, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र
कि मतलब व्यष्टि क्या है और समष्टि क्या है। दूसरी हेडिंग लिख लीजिए, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्देशात्मक एवं व्यवसायिक, चलिए रुकिए इसमें लिख लेते हैं, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्देशात्मक एवं निर्धारक प्रकृति की होती है। ठीक है, प्रकृति की होती है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया। व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्देशात्मक और निर्धारक मतलब निर्देशन का काम और निर्णयन का काम करती है। तीसरी विशेषता आप लोग लिख लीजिए, व्यवसायिक अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की तुलना में अधिक व्यापक होता है। ठीक है, एक तीसरी विशेषता हो गई आपकी, अधिक व्यापक होता है। अभी ये आप लोग जब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र समझेंगे तब आपको सामान्य अर्थशास्त्र और व्यवसायिक अर्थशास्त्र दोनों बताएंगे। ठीक है, अब चलिए आप लोग अभी थोड़ा धैर्य कीजिए, आ जाइए चौथी विशेषता आप लोग लिख लीजिए, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का सामान्य व्यवसायिक अर्थशास्त्र को सामान्य एवं आदर्श विज्ञान अर्थशास्त्र भी कहा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र भी कहा गया है। ठीक है, कहने को व्यवसायिक अर्थशास्त्र आपका सामान्य आदर्श विज्ञान है। ठीक है, एक तरह से। और पांचवी विशेषता यह है, विज्ञान एवं कला दोनों है। विज्ञान एवं कला दोनों है। ठीक है, चलिए अब ये आपका जो है ये आपकी विशेषताएं हो गई। अब आइए हम लोग देखते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र मतलब व्यवसायिक अर्थशास्त्र के प्रकार, जो अभी मैंने आपको छोड़ दिया था। ठीक है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के प्रकार ऐसे लिख लीजिए, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के प्रकार, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, जो अभी आप लोग पूछ रहे थे उधर। तो इसके अंतर्गत आपके दो टाइप के आते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। और उसके बाद ऐसे आप लोग इधर लिख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो जिनके अंतर्गत व्यष्टि का मतलब होता है हमारा आंतरिक। ठीक है, आंतरिक, जो अर्थशास्त्र हमारी आंतरिक मतलब कोई फर्म है तो उसके इंटरनल कार्यों को, ठीक है, जिनका हम उसके आंतरिक चीज़ों का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारा जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। और समष्टि के अंतर्गत हम आंतरिक प्लस वाय, ठीक है, वाय, आंतरिक प्लस वाय दोनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत तत्व कौन कौन से आते हैं वो भी देख लीजिए, तो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर पहले आंतरिक मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपकी आती है उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता, पहला पॉइंट डाल के लिख लीजिए, उपयोगिता। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता, इनका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, ह्रास नियम। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका आता है मांग का नियम, मांग एवं पूर्ति का नियम लिख लीजिए, मांग एवं पूर्ति का नियम। ठीक है,
इसको एक ही में लिख लीजिए। और चौथे नंबर पे आपका आ जाता है बाजार अवधारणा। अवधारणा कुल मिलाकर के जो चीज़ें हमारी इंटरनल हैं, ठीक है, किसी भी फर्म की, कंपनी की, जो प्रबंधक द्वारा इंटरनल लेवल पे जो हमारे निर्णय लिए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है। और आपका इसमें जो है आंतरिक तो चीज़ें सम्मिलित होती हैं, ये चारों चीज़ें तो सम्मिलित होती ही हैं। वाह का मतलब इसमें राष्ट्रीय आय, ठीक है, पहले नंबर पे राष्ट्रीय आय, राजनीतिक सहसंबंध, राजनीतिक सहसंबंध, ठीक है, राजनीतिक सहसंबंध भी आपके आ जाते हैं। एक सेकंड, राजनीतिक सहसंबंध, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे व्यवसायिक अर्थशास्त्र को। एक बार नोट करके लिख लीजिए कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र को नोट डाल के लिख लीजिए, छोटी सी बात है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र को हम लोग फर्मों का, व्यवसायिक अर्थशास्त्र को हम फर्मों का अर्थशास्त्र, फर्मों का अर्थशास्त्र एवं फर्मों का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। फर्मों का, हम फर्मों का सिद्धांत ऑब्लिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिख लीजिए, अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, चलिए ये यहाँ पर पॉइंट आउट करके लिख लीजिए हम इसको क्यों कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम फर्मों का अर्थशास्त्र इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसके अंतर्गत हम लागत विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। लागत विश्लेषण, आप लोग की पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा इसको, लागत विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग मूल्य निर्धारण विश्लेषण करते हैं, ठीक है, मूल्य निर्धारण विश्लेषण, इसका भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये फर्मों का अर्थशास्त्र क्यों कहा गया है, ठीक है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे हम इसमें आगम विश्लेषण, मतलब हमारा रेवेन्यू कितना है, आगम विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे हम मांग विश्लेषण करते हैं, मांग का मतलब डिमांड विश्लेषण, ठीक है, मांग विश्लेषण हम करते हैं। और पाँचवें नंबर पे आपका ले लीजिए पूर्ति विश्लेषण, और या फिर बाजार विश्लेषण करते हैं, बाजार विश्लेषण, ठीक है, कि मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, किस प्रकार के हमारे ग्राहक हैं, ग्राहकों की आर्थिक स्थिति कैसी है, किस प्रकार का माल बाजार में बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो ये सारी चीज़ें हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम इसे फर्मों का अर्थशास्त्र या फर्मों का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। और मैंने अभी जो आपको बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, लेकिन ठीक है, ये मान लीजिए व्यष्टि है और ये आपका समष्टि है, ठीक है। तो समष्टि में आपका व्यष्टि शामिल है, लेकिन व्यष्टि में समष्टि शामिल नहीं है, इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हमने क्या पढ़ लिया, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के प्रकार पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एवं क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे व्यवसायिक अर्थशास्त्र के विषय सामग्री और क्षेत्र। व्यवसायिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एवं क्षेत्र। विषय सामग्री एवं क्षेत्र से हमारा अर्थ है कि हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन टॉपिकों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। पहले नंबर पे आपका आता है नियोजन, नियोजन, ठीक है। इसके क्षेत्र मतलब हम किस किस क्षेत्र पर काम करेंगे व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। तो पहला आता है नियोजन, ठीक है, और इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। व्यवसायिक विषय सामग्री मतलब पाँच पार्ट है इसके, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए 5। व्यवसायिक अर्थशास्त्र, एक सेकंड, यहाँ पर आप लोग लीजिए 5, ठीक है।
5 तत्व आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, 5 क्षेत्र या 5 एलिमेंट्स, ठीक है, 5 क्षेत्र। तो पहले नंबर पर आपका क्या आ गया, नियोजन। नियोजन के अंतर्गत आपका आता है वित्तीय नियोजन, ठीक है, फाइनेंशियल जिसे हम कहते हैं, वित्तीय नियोजन हो गया आपका, वित्तीय नियोजन। और दूसरे नंबर पर आपका आता है वित्तीय नियोजन। दूसरे नंबर पर आता है मान शक्ति नियोजन, मान शक्ति नियोजन। मान शक्ति नियोजन से जैसे एक प्रबंधक में अपर क्लास, लोअर क्लास सभी टाइप के मैनेजर, प्रबंधक, सेल्समैन, तो उन सब चीज़ों का जो है नियोजन करते हैं, सबको अपनी अपनी जगह पे हैंडल करते हैं, ठीक है। उत्पादन नियोजन, उसके बाद उत्पादन नियोजन, उत्पादन नियोजन। और आपका उत्पादन नियोजन के बाद आप लोग लीजिए विक्रय नियोजन, ठीक है। और विक्रय नियोजन के बाद आप लोग लिख लीजिए इसमें विक्रय नियोजन हो गया आपका। और क्या लिख सकते हैं आप लोग, उत्पाद नियोजन हो गया, विक्रय नियोजन हो गया, बाजार, हाँ बाजार का नियोजन, ठीक है, स्टॉक नियोजन। तो आदि सभी तत्व कुल मिलाकर के, ठीक है, स्टॉक नियोजन, सभी चीज़ें कुल मिलाकर हम सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं कि हम आदि, ठीक है, आदि लिख लीजिए। नियोजन के अंतर्गत हम सभी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। लेबर कॉस्ट, ठीक है, लेबर का हम नियोजन करते हैं कि हमें कितनी मात्रा में लेबर रखने हैं, नहीं रखने हैं, ठीक है। शक्ति नियोजन से हमारा से लेबर चाहिए, और मशीनों से है कि हमारे पास कितनी क्षमता है उत्पादन की, ठीक है। उत्पादन नियोजन हमें कितनी मात्रा में करना है उत्पादन, ठीक है। विक्रय नियोजन हमारी मार्केटेबल रेवेन्यू कैसी होगी, हम कितनी मात्रा में प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। बाजार नियोजन हमारे यहाँ से बाजार कितनी दूर पर है और बाजार में हमारी प्रोडक्ट की मांग कितनी है। और स्टॉक नियोजन हमें कितनी मात्रा में माल का उत्पादन करना है और स्टॉक लगाकर उसको रखना है, ताकि हम भविष्य में उसकी पूर्ति भी कर सकें और हमारा माल भी खराब ना हो, ठीक है। तो स्टॉक नियोजन में हम करते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे आप आ जाता है संगठन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है संगठन। तो 5 एलिमेंट होता है मैंने आपका, एक हो गया नियोजन, दूसरे नंबर पे आपका आता है संगठन। संगठन में आप लोग लिख लीजिए, संगठन के अंतर्गत उत्पत्ति के चारों साधनों, ठीक है। संगठन के अंतर्गत उत्पत्ति के चारों साधनों, चार साधन आपके कौन कौन से होते हैं, भूमि, कामा पूंजी, कामा आपका भूमि हो गया, पूंजी हो गया, और श्रम, ठीक है, और साहस। इन चारों को हम शामिल करते हैं, ठीक है। साहस को या साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस के साधनों का एक सामंजस्यपूर्ण, एक सामंजस्य हमारा तात्पर्य कि एक जैसे टीम होती है, तो टीम में क्या करते हैं, संगठन में टीम में जैसे 11 प्लेयर होते हैं, तो इन चारों को हम एक निश्चित मात्रा में मिला करके, अनुपातिक मात्रा में मिला करके, ठीक है, तालमेल बिठा करके, इसको समझो, तालमेल बिठा करके, तालमेल बिठा करके कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना है, ठीक है। अधिकतम उत्पादन करना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है संगठन का, ठीक है। संगठन में आपकी 4 चीजें आती है, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, साहस हो गया, ठीक है। और उत्पत्ति के साधन में आप लोग कहते हो, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इससे फायदा क्या है, ठीक है। तो इसको नोट आउट करके लिख लीजिए। उत्पत्ति के साधन, देखिए उत्पत्ति के साधन से हमें उत्पत्ति मिलती कैसे है, मतलब अर्थ हमें मिलता कैसे है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के
साधन, आप लोग ऐसे लिख लीजिए हेडिंग डाल के, ठीक है। उत्पत्ति के साधन, देखिए आपका पहला क्या है, भूमि, ठीक है। दूसरा क्या है, पूंजी, और तीसरा क्या है आपका, श्रम है, और चौथा आपका क्या है, साहस, ठीक है। तो साहस ऑब्लिक प्रबंध, क्योंकि एक जो व्यापारी होता है वो साहस ही जुटाकर व्यापार प्रारंभ करता है। तो भूमि से हमें क्या प्राप्त होता है, भूमि से हमें किराया मिलता है, ठीक है। और पूंजी से हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। इनको उत्पत्ति का साधन क्यों कहा गया। और श्रम से हमें आपकी मजदूरी मिलती है, अगर कोई श्रम करता है तो उसे हमें मजदूरी भी देनी पड़ेगी, तो ये भी उत्पत्ति का साधन है। और साहस एवं प्रबंध, क्योंकि जब कोई व्यापारी व्यापार प्रारंभ करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो वो जब जोखिम उठाता है तो उसके बदले में उसे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि उत्पत्ति के साधन में हमें जो है उत्पत्ति से क्या मतलब कैसे क्या क्या मिलता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र की सामग्री में, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा निर्देशन, ठीक है। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, निर्देशन, निर्देशन, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट है, ठीक है। निर्देशन, निर्देशन से हमारा आशय योजना, देख लीजिए फिर समझते हैं। योजना बना लेने तथा उसके अनुरूप संगठन कर लेने के बावजूद भी, योजना बना लेने, लिख लीजिए, योजना बना लेने एवं उसके अनुरूप संगठन कर लेने के बावजूद भी प्रबंध की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप समय समय पर निर्देशन देना पड़ता है, ठीक है। निर्देशन देना पड़ता है। निर्देशन देना मतलब मान लीजिए अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें उसी अनुरूप जो है आगे कार्य को चलाना पड़ता है, उस चीज समस्या से निकलते हुए जो है काम को करना पड़ता है। मान लीजिए हमने कोई प्लान बनाया था लेकिन वो प्लान में कोई समस्या आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि अब प्लान को हटा देंगे पूरी तरह से। जो भी उसकी समस्या के जो है सुधार होगा या उसकी जो कमियां होंगी उनको हम सुधारते हुए आगे जो है निर्देशित करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका आता है नियंत्रण, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका आता है नियंत्रण, ठीक है। इसमें लिख लीजिए आप लोग, नियंत्रण से आशय ये मत लिखिए, आप लोग लिखिए, ये लिख लीजिए, नियंत्रण से आशय, छोड़िए, नियंत्रण से आशय यह देखना है कि हमारी जो भी परियोजना है, हमारी जो भी योजना है वह क्रियान्वयन निर्देशों के योजना है, इसको हटा दीजिए, योजना है उसका क्रियान्वयन से हमारा आशय जो हम उसे कार्य करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो भी हम काम करते हैं, ठीक है। क्रियान्वयन निर्देशों के अनुरूप हो रहा है या नहीं, ठीक है। अनुरूप हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम जो है इस पर नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और अगर नियंत्रण हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम विचलन कहते हैं।
नियंत्रण अगर मान लीजिए कोई प्लानिंग हमने की कि हमें ऐसे काम करना है, क्या, क्यों, कैसे, इन चीज़ों का, जैसे एक शब्द होता है क्या, क्यों और किस प्रकार किया जाना है, इन शब्दों का अध्ययन ही नियोजन कहलाता है। ठीक है, और उस पर अगर हमें उस प्रोसेस में अगर कोई बाधा आ जाती है, ठीक है, तो उसे हम जो है विचलन कहते हैं। मान लीजिए कोई काम कर रहे थे और वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ जैसे हमें करना था, तो अपने मार्ग से विचलित हो गए, तो हम ये देखते हैं कि वो विचलन क्यों हो रहा है। हमारे लेबर सही से काम नहीं कर रहे हैं, या पैसों में कहीं कोई कमी है, या साफ सफाई में कहीं कोई कमी, या मतलब कई भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो नियंत्रण हमारा हाथ है, जो हमारा कार्य है उस पर अगर किसी भी प्रकार से कोई बाधा आ रही है या रुकावट आ रही है, तो उस पर हमें नियंत्रण करना है कि हम जो है उस कार्य को आसानी से कर सके। उसके बाद आपका आता है 5वें नंबर पे पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन में आप लोग लिख लीजिए, पुनर्मूल्यांकन से हमारा अर्थ है, पुनर्मूल्यांकन से हमारा अर्थ है यदि हम किसी कार्य को पूर्व योजना एवं नियोजन बद्ध तरीके से करने के बावजूद भी, नियोजनबद्ध तरीके से करने के बावजूद भी अपने उद्देश्य से विचलित ऑब्लिक सफलता न मिलने की स्थिति में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मतलब उसका जो है दोबारा से जो है उसको मूल्यांकित किया जाता है। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और कारण का पता लगाया जाता है, और कारण का पता लगाया जाता है कि हम उद्देश्य तक अपने क्यों नहीं पहुंचे। ठीक है, पता लगाया जाता है। ये आपके 5 तत्व हो गए, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में नियोजन हो गया, आपका संगठन हो गया। ठीक है, संगठन में आपके 4 तत्व होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। ठीक है, जो उत्पत्ति के चारों साधन माने जाते हैं। और उसके बाद आपका निर्देशन हो गया, नियंत्रण हो गया, और पुनर्मूल्यांकन हो गया। और इतना तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखेंगे व्यवसायिक एवं प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। व्यवसायिक, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र। व्यवसायिक अर्थशास्त्र को हम लोग जो है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? मांग विश्लेषण, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था, मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान, मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान। ठीक है, पूर्वानुमान हम जो है इसके अंतर्गत ये देखते हैं कि हमारी जो है मार्केट में डिमांड क्या है। ठीक है, हमारे कंज्यूमर कितने हैं और वो कितनी मात्रा में हमारी जो है प्रोडक्शन की खपत मार्केट में हो रही है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी उत्पादन एवं लागत विश्लेषण, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये चीज़, उत्पादन एवं लागत विश्लेषण। फिर से देख लीजिए, लागत विश्लेषण। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मूल्य निर्धारण नीतियाँ एवं व्यवहार। मूल्य निर्धारण
मूल्य निर्धारण नीतियाँ एवं व्यवहार, ठीक है। और उसके बाद आप लोग लिख लीजिए लाभ के अधिकतमीकरण का प्रबंध, ठीक है, ये भी है। इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाए कि लाभ को कैसे अधिकतम से अधिकतम किया जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पूंजी प्रबंध, ठीक है, ये भी इसका क्षेत्र है, पूंजी का प्रबंध कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद अन्य चीज़ों में एक हेडिंग लिख लीजिए अन्य चीज़ों में आपका क्या क्या आता है, जिसको हम समष्टि, ये तो आपकी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की चीज़ें हैं, व्यष्टि, ठीक है। और उसके बाद अन्य चीज़ों में लिख लीजिए सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियाँ, ठीक है, ये हो गया आपका। और दूसरा लिख लीजिए विदेशी व्यापार नीति, ठीक है। और तीसरे नंबर पे राजकोषीय नीति, ठीक है, राजकोषीय नीति। और राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय। तो ये आपके जो हैं ये तत्व आपके क्या हैं, समष्टि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान, उत्पादन एवं लागत विश्लेषण, मूल्य निर्धारण नीतियाँ एवं व्यवहार, लाभ के अधिकतमीकरण का प्रबंध, ठीक है, लाभ को हमें कैसे अधिकतम करना है, ठीक है, पूंजी प्रबंध और अन्य सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों का अध्ययन, विदेशी व्यापार नीति, राजकोषीय नीति और राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक चीज़ में अंतर और देख लेते हैं, व्यवसायिक अर्थशास्त्र और प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में अंतर, ठीक है। इसको दो पार्ट में आप लोग डिवाइड कर लीजिए ऐसे, और इधर लिख लीजिए अर्थशास्त्र, कहने का मतलब नॉर्मल अर्थशास्त्र, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा व्यवसायिक अर्थशास्त्र, इधर लिख लीजिए व्यवसायिक अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसमें अंतर हमें देखना है, ठीक है, अंतर। तो पहला अंतर लिख लीजिए इसके अंतर्गत, अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है, ये आपका व्यापक होता है, ठीक है। और इसका जो है संकीर्ण होता है, ठीक है, संकीर्ण होता है। और दूसरा अंतर आप लोग ले लीजिए इसमें, यह जो है अधिक पुराना है, अत्यंत प्राचीन है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा ऐसे कि यह अधिक पुराना सब्जेक्ट है या फिर अधिक पुराना है, ठीक है, मैंने तो ऐसे लिख दिया। यह अत्यंत प्राचीन है और ये एक क्या है, नवीन शाखा है, ठीक है, नवीन शाखा है, ठीक है। आपकी व्यवसायिक अर्थशास्त्र नवीन शाखा है, जबकि अर्थशास्त्र पुराना सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके अंतर्गत व्यक्तियों ऑब्लिक फर्मों का अध्ययन, ठीक है, फर्मों का अध्ययन किया जाता है, फर्मों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत केवल व्यवसायिक फर्मों एवं समस्याओं, ठीक है, व्यवसायिक फर्मों एवं समस्याओं का अध्ययन एवं उनका समाधान, ठीक है, क्योंकि व्यवसाय से रिलेटेड है, ठीक है। तो व्यवसायिक फर्मों की समस्याओं का अध्ययन ऑब्लिक उनका समाधान, ठीक है। ये हो गया आपका। और इसके अंतर्गत आपका जो है व्यष्टि ऑब्लिक समष्टि, जैसा मैंने आपको भी बताया, दोनों शामिल है, ठीक है, दोनों शामिल
है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपका केवल व्यष्टि एवं व्यवहारिक, ठीक है, व्यष्टि प्लस व्यवहारिक है, ठीक है, ये व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद एक और लिख लीजिए आप लोग, इसका अध्ययन, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या है, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता है, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता विद्यमान है, ठीक है। कहने का मतलब यह पूर्णतया वैज्ञानिक है, जबकि ये क्या है आपका, मैंने अभी जैसे ऊपर लिखा दिया कि ये है व्यवहारिक है, ठीक है, ये कैसा है आपका, व्यवहारिक है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र क्या है और व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अंतर, ठीक है। व्यापक होता है, अत्यंत प्राचीन है, व्यापक है वो संकीर्ण है, ठीक है। जो आपका, एक सेकंड, आपका ये जो व्यवसायिक अर्थशास्त्र, ठीक है, और ये आपका अर्थशास्त्र, अंतर आपको, ये अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यापक होता है, ये संकीर्ण है, ठीक है। ये अत्यंत प्राचीन है और ये नवीनता का है। अर्थशास्त्र क्योंकि पुराने जमाने से, क्योंकि ये तो आपके एकेडमिक्स में तभी आए हैं। अर्थशास्त्र का जब आप वैदिक काल में पढ़ेंगे तब आपके चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं, ठीक है। और व्यक्तियों फर्मों का अध्ययन किया जाता है, इसमें फर्मों की, केवल फर्मों की एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, व्यवसायिक जो व्यवसाय से रिलेटेड है। और व्यष्टि और समष्टि दोनों शामिल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसमें केवल व्यष्टि और व्यवहारिक है, ठीक है। और इसमें सैद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता है, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता है, और ये व्यवसाय जो है व्यवहारिक है पूर्णतया, ठीक है। तो आई थिंक आपको मैंने आज जितना भी लिखाया और बताया, आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, राम नाम दुआ सलाम, जय हिंद जय भारत, ठीक है।